Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of February 2025. तो गाइज आज है तारीख 17 फरवरी 2025 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अनामुडी शोला नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि आज हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में ये टॉपिक एडिटोरियल पेज पर प्रेजेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे मैरिटल रेप के बारे में। आखिरकार इंडिया में इसका सिनेरियो क्या है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर में एनालाइज किया गया है। और अलग से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है और उस ऑर्डर के अंदर में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बोला है कि अननेचुरल सेक्स बाय अ हस्बैंड इन अ मैरिज इज नॉट एन ऑफेंस। आखिरकार ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इसको लेकर पूरा इतना बड़ा जो डिबेट छिड़ चुका है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइजेशन को डिक्लेयर करने के सपोर्ट में हैं, काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट में हैं। पूरा जो डिबेट स्ट्रक्चर आज के समय पर क्या प्रेजेंट है वो हम बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल एडिटोरियल पर ही आप देख पाओगे रैट होल माइनिंग एक साइलेंट क्राइसिस बन चुका है हमारे देश का, जिससे काफ़ी सारे लोगों की जान जा रही है। छिप छिपा के आज भी रैट होल माइनिंग हो रही है, लोगों की जान जाती है। कुछ खबरें जो बड़ी होती हैं वो सामने आ जाती हैं, कुछ न्यूज़ हमको पता नहीं चलती हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे डील किया जा सकता है, हमारे कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं और कोर्ट के जजमेंट किस तरीके से रैट होल माइनिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर एक और न्यूज़ आर्टिकल है जो बहुत ही ज़्यादा काम का है, आज के अखबार में प्रेजेंट है साइंस एंड टेक के पेज पे, जहां पे मेंशन किया है कि कैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब एआई का जो उपयोग है, आप देख पाते हैं आज हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिससे हमारा काम काफ़ी आसान हो चुका है। अब एआई इनेबल्ड कैमराज का इस्तेमाल किया गया है सेमिलिपल टाइगर रिजर्व के अंदर में, जिसके माध्यम से जो पोचिंग है वो पिछले कुछ समय पे कम हुई है। पोचिंग मतलब जो इलीगल तरीके से जानवरों को मारा जा रहा था, हंटिंग हो रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रोकी जा चुकी हैं। हम इसको ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से हमारे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में यूज़ हो सकती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है ट्रेल गार्ड एआई। तो ट्रेल गार्ड एआई के बारे में बात करेंगे और सिमिलिपल टाइगर रिजर्व हमेशा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी डिस्कशन होने वाला है। वीडियो के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, तो अच्छे से लेक्चर को सुनिएगा, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा अपनी मेमोरी को, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। फिर एक और एडिटोरियल है जहाँ पे राइटर ने बात की है पंचायती राज मूवमेंट आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा बड़े डिस्ट्रेस में है। देखिए 73rd अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान के अंदर में, और उसके माध्यम से हम लोगों ने लोकल गवर्नेंस को और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर में फोकस किया था। कल ऑलरेडी मैं आपको पंचायती राज मूवमेंट के बारे में पढ़ा चुका हूँ, याद होगा। आज यहाँ पे राइटर ने पूरा का पूरा आर्टिकल लिख दिया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हमारा जो पर्पज़ था पंचायती राज सिस्टम को लाने का, वो पर्पज़ आज फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे हम पंचायती राज सिस्टम को रिवाइव कर सकते हैं, वो राइटर ने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बारे में बात होगी। फिर कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं वो भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो फिर आई होप आप लोग तैयार होंगे, पेन पेपर लेकर बैठना, एक मैप की किताब जो भी आप लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हो, एटलस वगैरह, वो अपने साथ में लेकर बैठा करो। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं, हाथों हाथ यहाँ पे उसको देख लिया करो, क्योंकि कब बार बार वीडियो ऑफ करोगे, फिर उसके अंदर में पढ़ोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप प्लेसेस को देखोगे, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपना मैप, पेन और पेपर, ये तीन चीज़ें अपने साथ में लेकर बैठनी है। वीडियो सामने चल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना, लेक्चर खत्म हो जाए फिर आराम से एक बार चीज़ों को रिकॉल करना, फिर रात में सोने से पहले एक सिंगल शीट पे इसको लिखने की कोशिश करना। वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स को मेमोराइज करने में बहुत हेल्पफुल करने वाले। आपकी ब्रेन की पावर बहुत है, आप बहुत कुछ याद रख सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि हम वो टेक्निक नहीं अपनाते हैं। चलिए फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक के साथ में। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन में इसको डाल देना।
और शुरुआत करो अब यहाँ पर इसको समझना। एक हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में। आपसे पूछा जाए ट्रेल गार्ड एआई क्या है, ठीक है, सवाल बन सकता है, याद रखिएगा। इस ट्रेल गार्ड एआई इनिशिएटिव के तहत हमने एआई वाला यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कैमराज हैं, इन कैमराज को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर में जगह जगह पे इंस्टॉल कर दिया। बहुत छोटे साइज के होते हैं, ये आप देख पाओगे, छिपा दिया जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो जो यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं जानवरों का, उनको पकड़ा जा सकता है, उनके फोटोज कैप्चर किए जा सकते हैं, और जिससे उनके अंदर में डर बैठ जाएगा। और ये जो पोचिंग हो रही है, अवैध तरीके से शिकार हो रहा है, इसको रोका जा सकेगा। और ये प्रूव हो चुका है कि हाँ, ये एक सक्सेसफुल मेथड है, क्योंकि इसी एआई टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया। ये वाले कैमरा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जगह जगह पे लगाए गए, ठीक है। आपको पता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के अंदर में प्रेजेंट है, और माना जाता है आज ये टाइगर रिजर्व भारत का एक बहुत ही ज़्यादा अहम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बंगाल टाइगर हो गया, एलिफेंट्स हो गया, और भी ऐसी दूसरी प्रजातियाँ हो गई। और सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे पिछले कुछ समय पर देखने को मिली है वो है अवैध तरीके से शिकार करना। जानवरों का शिकार यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ों का यहाँ पर आप कह सकते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलीगल तरीके से जो शिकार हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। उसी चीज़ को रोकने के लिए और फॉरेस्ट के ऊपर में ध्यान रखने के लिए ये एआई इनेबल्ड कैमराज का इस्तेमाल किया गया। और याद रखना ये भी है, ये एआई इनेबल्ड कैमराज कौन से इनिशिएटिव के तहत चलाए गए हैं। वो इनिशिएटिव का नाम है ट्रेल गार्ड एआई इनिशिएटिव, जो अवैध तरीके से शिकार को भी रोकेगा और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर भी ध्यान देगा। तो इस आर्टिकल की अहम चीज़ यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि आपको न्यूज़ आर्टिकल तो पढ़ना है, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स भी क्रिएट करना है। तो आप आर्टिकल पढ़ोगे, साथ ही साथ में आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अब क्वेश्चन यह है, इस आर्टिकल में ट्रेल गार्ड एआई के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स शेयर करे गए हैं, वो फीचर्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला फीचर क्या है कि इसके अंदर में एक एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है। इस कैमरा के अंदर में एआई का मॉडल हमने इस्तेमाल किया है, और इस एआई मॉडल के माध्यम से कोई भी इंसान इस कैमरे के आसपास है, उसके मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है। कोई एनिमल है, ह्यूमन है, या फिर कोई व्हीकल यहाँ से जा रहा है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने का इसके अंदर में टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है। वो बता सकता है ये जानवर जा रहा है, ये इंसान जा रहा है, ये गाड़ी जा रही है, इन सब चीज़ों को वो डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि हमने इसमें एआई मॉडल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें ना बहुत तेज़ी से काम हो जाता है। माना यह जाता है कि जो डेटा ट्रांसमिशन टाइम है, कि भाई एक व्यक्ति पीछे जो बैठा है, जो इन सब चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, उसके पास में वो डेटा पहुंचना चाहिए जो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तो जो ट्रांसमिशन का समय है ना, पहुंचाने का जो समय है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मान लो कोई भी यहाँ पर ऐसा शक पैदा हो रहा है, कोई यहाँ पे आया है अवैध तरीके से शिकार करने के लिए, अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की जाती है तो कैमरा ऑलरेडी यहाँ पर एक अलर्ट सेंड कर देता है पीछे हेडक्वार्टर की तरफ, और 30 से 40 सेकंड के अंदर में ये अलर्ट सेंड कर दिया जाएगा, जिससे लोग यहाँ पर थोड़ा जागरूक हो जाएंगे, पता चल जाएगा उन्हें कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, तो वो एक्शन ले सकेंगे और अवैध तरीके से जो हो रहा शिकार है इसको रोक सकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखो एक कंट्रोल रूम भी बना रखा है, याद रखेगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, उस कंट्रोल रूम तक जाएगी। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, और वो कंट्रोल रूम से ये सारा का सारा जो अपडेट्स है वो लाइव, एकदम लाइव यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। और जो अलर्ट्स हैं जब वो आते हैं तो तुरंतली आप कह सकते हैं उसके अगेंस्ट में एक्शंस लिए जाते हैं। उन अलर्ट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में और साथ ही साथ में उस दूसरे और रेडियोज़ के माध्यम से ट्रांसमिट कर दिया जाता है सारी तरफ। तो ये जो सिस्टम है बहुत हेल्पफुल तरीके से इसने वर्क किया है, और बताया है कि ऑलरेडी इसने पोचिंग को कम किया है। जो अवैध तरीके से शिकार हो रहा था, ये इंसिडेंट्स रिड्यूस हुए हैं, और जब भी कोई शिकार करने आता है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हेडक्वार्टर तक, तुरंत यहाँ पे जो दस्तक मारने वाली टीम है, जो पेट्रोलिंग टीम है, वो पहुँच जाती है वहाँ पे। जैसी पहुँच जाती है ये सब रुक जाता है और उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, पिछले 10 महीनों में, केवल पिछले 10 महीनों के अंदर में इस सिस्टम के माध्यम से लगभग 96 पोचर्स को अरेस्ट किया गया जो अवैध तरीके से शिकार करने गए थे, और 86 कंट्री मेड गन्स को, जो यहाँ पर बंदूकें हैं, इन बंदूकों को जब्त किया गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस कैमरे ने कितना ज़्यादा एक मदद प्रोवाइड करवाई है। और क्योंकि ऐसे ऐसे वर्क हुआ है तो ये सिस्टम बताता है कि अगर हम इसको पूरे इंडिया के लेवल पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 80% तक जो ये अवैध शिकार हो रहा है इसको रोका जा सकता है, इस पोचिंग को रोका जा सकता है, और अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। ठीक है,
अब इसमें सबसे बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होता है। देखिए, जो हमने इसको डिज़ाइन किया है ना, क्योंकि अब ये एआई इनेबल कैमरा तैयार हुए हैं ट्रेल गार्ड एआई इनिशिएटिव के तहत में। तो इसको डिज़ाइन किसने किया है? तो एक कंपनी है जिसका नाम है नाइट जार टेक्नोलॉजी, इन्होंने यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया है। इस सिस्टम के अंदर में एक छोटा सा कैमरा होता है, जैसे हमारा पेन होता है ना, पेन के साइज़ जितना कैमरा होता है, ठीक है। एक कम्युनिकेशन और बैटरी यूनिट होती है। ये दो चीज़ें शामिल होती हैं इस पूरे सेट के अंदर में, और इस छोटे से साइज़ का होता है, कहीं पर भी छिपा के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पोचर इसका पता भी नहीं लगा पाएंगे कि हाँ भाई हम कैमरे की निगरानी में हैं, ठीक है। और इसकी बैटरी लाइफ बहुत लंबी है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक इसकी बैटरी चल सकती है। आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक भूल जाओ, कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक यूनिट की जो कॉस्ट है लगभग 50,000 से 53,000 के आसपास आती है। आप जगह जगह पे इसको लगा सकते हैं। तो एक पावरफुल टूल है। ऐसे पावरफुल टूल जिसका फ़ायदा हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर ये जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपको देखने को मिल जाती है ना। क्वेश्चन ये है, क्या इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है? देखिए, हर चीज़ के यहाँ पर दो पहलू होते हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, साथ में चुनौतियाँ भी आती हैं। अब देखिए, इस कैमरे से कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे पास में। अब वो चैलेंजेस ये हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं जो ओडिशा में प्रेजेंट है, लेकिन उस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी तो रहती है। वो बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं जो उसी जंगलों पर डिपेंडेंट है। अब वो जानवरों को नहीं मार रहे हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जंगल में जाते हैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, अपने उपयोग में लेने के लिए। उनकी लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ उस जंगल पे प्रेजेंट है, डिपेंडेंट है। जंगल से जो भी प्रोड्यूस होता है उसको बेचकर यहाँ पे उनका जीवन चल रहा होता है। तो फिर ऐसा ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, सिमलीपाल ट्राइब जो ये टाइगर रिजर्व है, इसके आसपास ये सारे ट्राइबल विलेजेस हैं, बहुत सारे गांव प्रेजेंट है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है। और वो कई बार मानते हैं कि जो हंटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया के अंदर में। अब मान लो यहाँ पे वो लोग जा रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, है ना। अब वो जंगल में प्रेजेंट हुए, वो लकड़ी इकट्ठा करने गए, अब कैमरा जो है उनको डिटेक्ट कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये भी है। तो इस वजह से जो अथॉरिटीज़ हैं करेंट समय पर वो ये वर्क कर रही है, क्योंकि चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या होती हैं? जिसको निपटाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो अथॉरिटीज़ आज बात कर रही हैं लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में, ताकि उनके लिए एक अलग रास्ता बना दिया जाए, वो जंगलों में ना जाएं या कैमरे के पास से ना गुजरें। क्योंकि फिर भाई जो अवैध तरीके से शिकार करने के लिए आया है उसमें और इनोसेंट व्यक्ति के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगा। तो अथॉरिटीज़ ये काम कर रही हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को एक सेफ रास्ता दिया जाए ताकि वो जंगल को अवॉइड करें और अपना यहाँ पे काम भी कर लें, और जंगलों के अंदर में कैमरे के अंदर डिटेक्ट भी ना हो। नहीं तो फिर इनोसेंट पीपल भी यहाँ पर फंस सकते हैं इस कैमरा डिटेक्शन की वजह से। तो ये है चैलेंज हमारे पास में पहला। दूसरा है बैलेंसिंग कंजर्वेशन विद ह्यूमन राइट्स। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी को हम केवल और केवल इसलिए लाए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दे सकें, पोचर्स को टारगेट कर सकें, जो स्पेशल यहाँ पर तरीके से अवैध तरीके से शिकार करने के लिए आया है, ना कि किसी मासूम फॉरेस्ट ड्वेलर को। तो इसलिए कई बार यहाँ पर एक एथिकल कंसिडरेशन भी आ जाता है, क्या ये सही रहेगा? तो हमें कहीं ना कहीं लोकल पॉपुलेशन के साथ में कोऑपरेट करना ज़रूरी है, और कोऑपरेट करके उनको एक नया रास्ता दिखाना ज़रूरी है कि आप इस रास्ते को अवॉइड कीजिए, यहाँ से मत गुजरिए। समझ रहे हैं? अब इसका एक ब्रॉडर इम्प्लीकेशन सुनिएगा। ये जो सिस्टम है केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ही नहीं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के साथ साथ 5 और राज्यों के अंदर में तैनात कर दिया गया है, और 14 से ज़्यादा जगहों पर इसको आज करंट समय पर डिप्लॉय कर चुके हैं हम लोग, जिसमें मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क हो गया, यहाँ पर भी इसको हम लगा चुके हैं। और सभी जगह पे एक पॉजिटिव रिजल्ट हमको नजर आया है। सभी जगह पर यह दिखा है कि हाँ, इससे प्रॉब्लम्स कम हुई हैं, अवैध तरीके से शिकार कम हुआ है, जंगल और दूसरे प्लांट्स को हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आपसे कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप आराम से एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा सकते हैं, याद रखिएगा। नाउ अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये तो आपका एनालिटिकल बेसिस पे पूरा डेटा हो गया जो आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल में प्रेजेंट था, ठीक है, जिसको लेकर आप नोट्स ऐसे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मेंस में आपको हेल्प कर देगा। प्रीलिम्स के लिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन, इस टाइगर रिजर्व का इंपॉर्टेंस। लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया ओडिशा, यह है हमारा ओडिशा राज्य। यहीं पर आपको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ठीक है। इसको सबसे पहले एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1973 के अंदर में, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स प्रेजेंट हैं।
और बाद में इसको यूनेस्को का स्टेटस भी मिला है, याद रखिएगा। सिमिलिपल बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में इसको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यूनेस्को का पूरा तरीके से स्टेटस दिया गया, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई। ये जो वर्ड है ना सिमिलिपल, इसका मतलब होता है सिमुल यानी सिल्क कॉटन, और सिल्क कॉटन के पेड़ इस एरिया में बहुत सारे हैं, इस वजह से इसका नाम सिमिलिपल टाइगर रिजर्व रख दिया गया उस सिल्क कॉटन के पेड़ों की वजह से। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आसपास बहुत सारे गांव हैं, परिवार हैं, ट्राइबल विलेजेस हैं जहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं। बाकी फौना की बात करेंगे तो अलग अलग एनिमल्स की प्रजातियां भी हैं। टाइगर में आपको बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड, गौर, मेलेनिस्टिक टाइगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मेलेनिस्टिक टाइगर की वजह से, जिसको हम कहते हैं ब्लैक टाइगर, देखो एक होता है नॉर्मल टाइगर जिसके बॉडी के ऊपर में ऑरेंज और ब्लैक कलर की पट्टियां बनी होती हैं, है ना। लेकिन मेलेनिस्टिक टाइगर जो होता है, ये ब्लैक टाइगर्स होते हैं, इनके ऊपर जो ये ब्लैक वाली पट्टियां होती हैं या तो बहुत चौड़ी होती हैं या पूरी तरह से वो ब्लैक टाइगर हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर जेनेटिक वेरिएंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी सिमिलिपल टाइगर रिजर्व में ही पाया जाता है। 304 बर्ड्स की स्पीशीज़ या इससे भी ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर एक एंडेमिक स्पीशीज जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखो या मत रखो, ये लास्ट वाला पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। एक ऐसी प्रजाति सिमिलिपल टाइगर रिजर्व में पाई जाती है जो कहीं नहीं पाई जाती, और वो है सिमिलिपल हॉर्न्ड फ्रॉग। केवल आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए हॉर्न्ड फ्रॉग कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो केवल और केवल सिमिलिपल टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा। फिर सिमिलिपल टाइगर रिजर्व फेमस है दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के लिए। एक है बरही पानी फॉल, ठीक है, लगभग 399 मीटर का, यहाँ पर एक बहुत, मान लो वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है इंडिया का। फिर दूसरा वाटरफॉल है जोरंदा फॉल्स। तो ये वाटरफॉल्स की बात हो गई। रिवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ओरिजिन ऑफ रिवर है, 3 नदियों का यहाँ पर ओरिजिन होता है। 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, एक है बुदाल बलंगा, दूसरी है यहाँ पर खेरी, और तीसरी है सलंदी। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो यहाँ से ओरिजिन होती हैं, ठीक है। ये 2 वाटरफॉल्स के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। फिर जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो इसमें संथल, कोल, भूमिज और मंकिडिया ट्राइब्स की जो कम्युनिटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर यही यहाँ पर आदिवासियों के ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। इनमें आपको ये भी याद रखना है कि जो मंकिडिया ट्राइब है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लिखो ना लिखो ये से ज़रूर लिख लेना। ये पीवीटीजी है, पीवीटीजी को लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, जो ट्राइबल ग्रुप बहुत पीछे रह चुके हैं स्पेशली, तो ये वाला ग्रुप भी यहाँ पे रहता है आज के समय पर। बस खाली प्रोटेक्शन में हमारे पास में चैलेंजेस यही है कि ये लोग भी प्रेजेंट है, तो हमें इनकी प्रोटेक्शन भी ध्यान रखना है, और मासूम लोग ना फंसें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ में हमें जंगलों को ही बचाना है। ये हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज निकल कर आता है। बाकी अगर आप देखोगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस के लिए हमारे पास में वेरियस एक्ट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली सिमिलिपल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो सिमिलिपल टाइगर रिजर्व्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए रिसेंट समय पे कुछ इनिशिएटिव चलाए गए। एक इनिशिएटिव आपका ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, याद करो अभी जो हमने पढ़ा है, जो आर्टिकल पढ़ा है वो इसमें याद रखिएगा, इसमें मैंने जोड़ दिया है। तो एक तो ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम हो गया, दूसरा यहाँ पे कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम हो गया। यहाँ पर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि लोकल ट्राइब्स के साथ में थोड़ा इन्वॉल्व हो सकें, बातचीत कर सकें, इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, और साथ ही साथ में अपने पेड़ पौधों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट इनिशिएटिव्स हो गए और डेवलपमेंट्स हो गए रिगार्डिंग सिमिलिपल टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। तो ये सब डिस्कशन है, ये डिटेल है, और हर एक आर्टिकल में इस तरीके से डिटेल आपको मिलने वाली है, क्योंकि केवल न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के जाओगे बात नहीं बनेगी। कुछ नोट्स इसमें से क्रिएट करना, सिमिलिपल टाइगर रिजर्व क्या है, प्रीलिम्स मेंस में कैसे आर्टिकल हेल्प कर सकता है, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ऐसे हर एक आर्टिकल में ये डिटेल्स आपको मिल जाती हैं दोस्तों। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है ना, और इसमें मैं एक सेकंड आपको ये पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ आपको नज़र आएगा जिसमें न्यूज़पेपर का जैसे एडिटोरियल है, एडिटोरियल में से कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आधा सर के ऊपर से निकल जाएगा। इसको मैंने पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया है कि इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड राइटर ने क्या डिस्कस किया है, चैलेंजेस क्या बताए हैं, उसमें हेडिंग कैसे देनी है, ठीक है, जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है। फिर इस तरीके से अभी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया जिसमें हमारे प्रीलिम्स के लिए अलग से फैक्ट्स हाईलाइट कर दिए गए हैं। फिर उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे अभी मैरिटल रेप के बारे में बात करेंगे।
मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज़ आपके सामने, डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। रैट होल माइनिंग का जो आर्टिकल है वो आज न्यूज़ में है, क्या होती है विद फोटोज़। फिर इन्हीं आर्टिकल्स के आधार पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो ये आपको देखने को मिल जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर में। मेंस में अगर क्वेश्चन बनना हो तो मेंस में इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। यूपीएससी ने ऐसे पूछा है, रिलेट कर दिया गया है। तो ये पीडीएफ्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मेंस प्रीलिम्स दोनों में आपको हेल्प करते हैं। हर एक आर्टिकल को हम इसी तरीके से लेकर चलते हैं। तो ये सब पीडीएफ्स आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं इस ग्रुप के अंदर में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। बताइए कौन सी खबर डिस्कस करें। चलिए थंबनेल वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने थंबनेल में मेंशन भी किया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यहाँ पर जो जजमेंट है वो जजमेंट सीधा सीधा मैंने यहाँ पर थंबनेल में कोट कर दिया है। आइए बात करते हैं क्या है मैटर। यह है आपके सामने दोस्तों एडिटोरियल। क्या बात करता है पता चल चुका है। देखो अगर हम एग्जैक्ट तरीके से यहाँ देखें, एक सेकेंड रुक जाओ, आर्टिकल आपके सामने मिल ही जाएगा। ये रहा हमारा मैरिटल रेप वाला आर्टिकल। देखो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक जजमेंट है। जजमेंट क्या है, अननेचुरल सेक्स बाय अ हस्बैंड इन मैरिज इज नॉट एन ऑफेंस। एक शादी होती है, अब शादी के अंदर में यहाँ पर अब एक महिला एक पुरुष है। अब बताया ये जाता है कि भाई देखो, जब शादी के बाद जो पुरुष है वो यहाँ पर महिला के साथ में यानी कि अपनी वाइफ के साथ में अगर अननेचुरल सेक्स या ज़बरदस्ती यहाँ पर अननेचुरल सेक्स कर लेता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, वो अपराध नहीं होगा। ये बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बोली है। इस वजह से ये पूरा मामला जो है मैरिटल रेप का ये उठना शुरू हो गया। देश भर में इसकी चर्चाएं हुई, इसको लेकर यहाँ पर डिबेट्स होती नजर आई। सरकार का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इस पूरे एडिटोरियल को मैंने ऐसे कोट कर दिया है। लेटेस्ट न्यूज़ आपको पता चल गया है। ये केस कौन सा था, ये था गोरखनाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस 2019 का, जिसमें छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने रूल किया है और ये कह दिया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, याद रखिएगा, कि शादी के बाद हस्बैंड कैन नॉट बी चार्ज विद रेप। जो एक पति है उस पर ये रेप का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता या अननेचुरल सेक्स का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता उसकी वाइफ के थ्रू। अगर वाइफ 15 साल से ऊपर की उम्र की है तो 15 साल से अगर कम एज है यहाँ पर वाइफ की, ठीक है, याद रखिएगा, तो बेसिकली चाहे वो कंसेंट हो ना हो तब वो रेप कहलाएगा। ये एज का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। इसी को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैरिटल रेप के जो प्रोविजंस हैं इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हमारे पास में बहुत सारे लॉज हैं जो कह सकते हैं रेप को लेकर सज़ा देते हैं और भी बहुत सारे क्राइम्स को लेकर सज़ा देते हैं। वुमेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हम आईपीसी की बात करें जो आज बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज हुए हैं। तो आईपीसी का जो सेक्शन 375 है ना, इसके अंदर में जो एक्सेप्शन नंबर 2 है वो रखा गया है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद रखा गया है, जिसमें यह बोला है कि एक शादी मान लो हो चुकी है और वहाँ पे हस्बैंड अगर वाइफ के साथ में अननेचुरल सेक्स या फोर्सफुल सेक्स करता है तो उस पर रेप के चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन कब नहीं लगेंगे, जब वाइफ की उम्र 15 साल से कम नहीं है। अगर 15 साल से मतलब कम नहीं है, अगर 15 साल से कम उम्र हुई तो रेप के चार्जेस लग सकते हैं। तो वो जो हस्बैंड है वो कॉन्विक्ट साबित होगा। पहली बात तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी, सिंपल सी बात है ना। अगर 15 साल से ऊपर उम्र है वाइफ की और यहाँ पर हस्बैंड के ऊपर रेप के चार्जेस लग रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं, कोई भी ऐसे चार्जेस लगेंगे नहीं। बेसिकली इसको एक्सेप्शन 2 में इसको अपवाद के तौर पे कवर किया गया है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन की सुनवाई की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारी याचिकाएं डाली जा रही हैं और उसके पीछे का रीज़न यह है, उनका कहना है उन याचिकाओं में यह मांग की गई है मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, कि शादी के बाद अगर पत्नी की सहमति नहीं है और जो पति है वो अगर जबरदस्ती यहाँ पर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ आगे बढ़ता है तो उसको यहाँ पर मैरिटल रेप का करार दिया जाए। और इस मैरिटल रेप के प्रति इसको क्रिमिनलाइजेशन का टैग देने के साथ साथ यहाँ पर अगर कोई हस्बैंड ऐसा करता है तो उसको सजा दी जाए, क्योंकि ये क्राइम है, फिर वो अपराधी माना जाएगा।
ये मांग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, अभी ऐसा हुआ नहीं है। इंडिया में यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हाँ बिल्कुल ये कोई क्रिमिनलाइज नहीं किया गया इसको, लेकिन ये उम्र याद रखेगा। 15 साल से कम उम्र की अगर यहाँ पर वाइफ है, तब ऐसा कोई केस आ रहा है, तब तो यहाँ पर उसको यानी हस्बैंड को सज़ा मिलनी है। लेकिन अगर 15 साल से ऊपर है तो अब इसको कोई भी क्रिमिनलाइजेशन का टैग नहीं मिला है। तो यही मांग की जा रही है कि भाई मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, इसको भी एक अपराध घोषित कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है कंसेंट इज कंसेंट, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो कोई और हो, ठीक है, उनका वाइफ का कंसेंट होना ज़रूरी है, ठीक। अब आप लोगों से मैरिटल रेप के बारे में पूछा जाए तो क्या क्या पता होना चाहिए, याद रखिए मैरिटल रेप क्या है? एक प्रकार का यहाँ पर पार्टनर की साइड से वायलेंस करना, पार्टनर की साइड से फोर्सफुली सेक्स या फिर सेक्सुअल असॉल्ट करना, है ना। अब इंडिया के अंदर में ये क्राइम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब माना यह भी जाता है कि इफ़ अ कपल इज़ मैरिड, एक कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी शादी हो गई है, अब शादी होने के बाद में वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, देन अगर यहाँ पे हस्बैंड इस तरह की कोशिश करता है तो यहाँ पर वो कह सकते हैं गिल्टी माना जाएगा, तब वो अपराधी माना जाएगा। अगर वाइफ ने कोई कंसेंट नहीं दिया है लेकिन वो हस्बैंड अलग अलग हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो ज़बरदस्ती कोई रेप करने की कोशिश करता है, देन यहाँ पर वो रेप की कैटेगरी में आता है और फिर वो मुजरिम साबित होगा। याद रखिएगा, अगर अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेटली रह रहे हैं, तो ये तब की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर साथ में रह रहे हैं, ऐसा कुछ है शादी के बाद, तो यहाँ पर उसको मतलब इंडिया में क्राइम घोषित नहीं किया गया है। अब लॉ क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है, इसको लेकर ज़रा ये सुनते हैं। हमारे पास में आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, जो बदल दिया गया है, अब वो बीएनएस बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता, ये आपको पता है। तो आईपीसी जो था ना, पहले ये समझ लो, क्योंकि वही चीज़ें बीएनएस में कंटिन्यू रखी गई है। आईपीसी का जो सेक्शन 375 था रेप को लेकर जो प्रोविजन है, इसी 375 के अंदर में एक्सेप्शन रखा गया है, अपवाद रखा गया है। 375 क्लॉज 2 ये बोलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई होता है, सेक्सुअल एक्ट अगर मैन एंड उसके पत्नी के बीच में होता है और पत्नी की उम्र अगर 15 साल से कम नहीं है तो वो रेप नहीं कहलाएगा, 15 साल से कम है तब वो रेप कहलाएगा। ये तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर 15 साल से ऊपर वाइफ की उम्र है, पति फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ बढ़ता है आगे, तो वो रेप नहीं है, वो क्राइम नहीं है इंडिया में। और वही चीज़ बीएनएस ने यानी भारतीय न्याय संहिता में वो चीज़ आगे फॉलो करके रखा, बस खाली उम्र को बढ़ा दिया गया। उम्र को ये बढ़ा दिया गया कि अब ये 15 नहीं 18 साल हो जाएगा। जो एज ऑफ कंसेंट है वो यहाँ पर 18 कर देंगे, ये बीएनएस के अंदर में मांग की गई। यानी पहले ये बोला जा रहा था 15 साल से कम उम्र है तो वो रेप कहलाएगा, अब यहाँ पर बोला जा रहा है 18 कर दो, इसे बढ़ाकर 18 से कम उम्र है और यहाँ पे अगर हस्बैंड की साइड से थोड़ा फोर्सफुली ये सब किया जाता है तो बेसिकली यहाँ पर फिर वो रेप कहलाएगा, ठीक है। 18 साल से अगर ज़्यादा उम्र है वाइफ की, देन ये वो रेप नहीं होगा, वो इंडिया में क्राइम नहीं कहलाएगा। तो इस एज को बढ़ाने की बात की गई बीएनएस के अंदर में। लेकिन अब क्वेश्चन आपके सामने यह है, तो मतलब ये चीज़ें अलाउ हैं, ठीक है। इस वजह से कई बार देख पाओगे आर्टिकल छप जाता है कि व्हेन रेप इज़ अलाउड बाय लॉ, कि कानून के माध्यम से ही रेप अलाउ कर दिया गया, क्योंकि इसको लेकर कोई प्रोविजन है नहीं शादी के बाद। तो अब क्या है, मान लो कोई ऐसा केस हुआ तो आप इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2005 का ये कानून है, जिसके तहत ये बोला गया कि जो मैरिटल रेप है भले ही क्राइम ना हो, अपराध ना हो, लेकिन एक महिला जो है अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ उसके साथ में कोई अपराध हुआ है, अगर ये मैरिटल रेप हुआ है, तो उसको रिलीफ मिल सकता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। सेक्सुअल अब्यूज, ह्यूमिलेशन या वायलेशन ऑफ डिग्निटी का केस हो सकता है, ये चार्जेस लगाकर उसको रिलीफ मिल सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अब बात यह है कि जुडिशियल रूलिंग्स क्या है, ज़रा ये सुनिएगा। यानी कुछ केसेस और भी हुए हैं और उस केसेस में कोर्ट की साइड से क्या बोला गया है। एक केस है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का केस है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सेप्शन 2 को यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि सेक्शन 375 का जो आईपीसी है, जहाँ पर जो वाइफ की एज है वो 15 की जा रही है, इसको बढ़ाकर 18 कर दिया जाए, ठीक है। आपको याद रखना है ये उम्र जो है बढ़ा दी गई थी, लेकिन इसमें यह भी बोला गया है कि ये भी ध्यान रखना है कि किसी महिला का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ये सब फंडामेंटल राइट्स है, ये वॉयलेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर कोर्ट ने यहां पर यह भी रूल किया कि जो हमारे पास में ऑलरेडी मान लो किसी माइनर के साथ में रेप होता है, यानी जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसके लिए पोक्सो एक्ट है ही हमारे पास। तो जो पोक्सो एक्ट है
इसके तहत भी हम ऐसे केसेस को डील कर सकते हैं, क्योंकि ये उम्र 15 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। तो 18 से कम उम्र यानी कि बच्चा है वो, और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आने के बाद में किसके साथ रेप होता है, चाहे वो शादी के बाद ही क्यों ना हो, इवन इफ शी इज़ मैरिड, अगर उसके साथ में अगर ऐसा कुछ होता है, उसकी कंसेंट नहीं थी उसमें, देन वो रेप कहलाएगा, देन वो क्राइम कहलाएगा। बस खाली एज का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में ऐसे ही और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रूलिंग्स आई। इसी में 2024 का ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वाला जो केस है वो चल रहा है, जहाँ पे अननेचुरल सेक्स विद वाइफ इज नॉट अ रेप, ये बोल दिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की साइड जो बोला गया है ना, कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर इसको अननेचुरल सेक्स को रेप नहीं कहेंगे, जिस वजह से पूरा मामला चर्चाओं में चल रहा है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, सरकार भी बीच में आती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा बोला कि देखिए, अगर हस्बैंड यहाँ पर वाइफ के कंसेंट के बिना ये सब कर रहा है ना, फोर्सफुल सेक्स करने की कोशिश हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ तो एक केस तो है ऐसा, लेकिन आप इसको रेप घोषित कर दो, ये थोड़ा ज़्यादा हार्श नहीं हो जाएगा? उनकी शादी हो चुकी है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इसको क्राइम डिक्लेयर करने में सपोर्ट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए, जो शादी है ना, मैरिज जो है, ये एक बहुत प्योर इंस्टीट्यूशन है, और अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो ऐसे लॉज का मिसयूज भी बहुत होगा। आज जैसे डाउरी एक्ट है दहेज को लेकर, देखो डाउरी जो दहेज वगैरह प्रथा चलती है, ये इलीगल है आज इंडिया में। ठीक है, दहेज की मांग करना और दहेज की वजह से यहाँ पर किसी महिला को शादी के बाद प्रताड़ित करना, ये सब यहाँ पर इलीगल है। फिर डाउरी एक्ट लग जाता है, और डाउरी एक्ट लगता है तो बेसिकली यहाँ पे पूरा परिवार फंस जाता है, ये आपको पता है। लेकिन ऐसे एक्ट, ऐसे डाउरी के केसेस होते हैं जगह जगह पर, महिलाएं परेशान होती हैं। लेकिन आज दोस्तों हम ये देख पाते हैं इसका मिसयूज कितना बढ़ रहा है, इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिसेंटली अतुल सुभाष वाला केस आप लोगों ने देखा होगा कि दुरुपयोग भी हो रहा है, और जब दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है तो जो रियल केसेस भी आ रहे हैं डाउरी के, वो भी नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। लोग सोचते हैं यहाँ पर ये भी फेक ही है, क्योंकि सिचुएशन सुधरी नहीं है कंप्लीटली, सिचुएशन अभी भी वैसी है। समझ रहे हैं ना इस बात को, कि हाँ ऐसा हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। तो गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि अगर आप मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दोगे, इसको अपराध घोषित कर दोगे, तो भविष्य में इसका मिसयूज हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम हुई तो वाइफ यहाँ पे चार्जेस लगा देगी कि हाँ भाई इसने मैरिटल रेप करने की कोशिश की है, मेरा कंसेंट नहीं था, ज़बरदस्ती हुआ है, तो ये सब यहाँ पर चार्जेस लग सकते हैं, दुरुपयोग होना शुरू हो सकता है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है। अब देखिए, इसको लेकर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा डिबेट का है। आप लोग में से भी काफ़ी लोग इसको सपोर्ट करते होंगे कि यहाँ पर मैरिटल रेप को क्राइम घोषित कर देना चाहिए। काफ़ी लोग होंगे जो सपोर्ट नहीं करते होंगे, नहीं भाई ये क्राइम नहीं होना चाहिए, शादी हो चुकी है ना, तो उसके बाद यहाँ पर फिर अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्राइम क्यों, हस्बैंड को फिर क्यों सजा। देखो, अब आर्ग्यूमेंट्स की जब बात आती है तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट दोनों में हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉर की बात करेंगे तो जो लोग सपोर्ट में हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई इसको क्राइम घोषित कर दो, उनका कहना यह है कि हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, उसके पास में अपना राइट है, भले यहाँ पर शादी ही क्यों ना हो चुकी है, वो उसका हक है। ठीक है, और वो सेक्स को रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता है। और यहीं पर एक केस होता है नवतेज जौहर केस 2018 का, 2018 का जो एक केस हुआ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मेंटेन भी किया कि हाँ सेक्सुअल ऑटोनॉमी अपने पास में राइट है इस चीज़ का। ठीक है, और सेक्सुअल ऑटोनॉमी को शादी में भी इन्वॉल्व कर देना चाहिए, शादी के बाद भी ये लोगों के पास में अधिकार होना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली। फिर एक केस और आ गया, इंडिपेंडेंट थॉट केस वाला 2017 का, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो अगर माइनर के साथ में ऐसा कुछ होता है तो मैंने आपको बता दिया कि वो रेप कहलाएगा, लेकिन अगर माइनर नहीं है, उम्र 18 से ऊपर है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्राइम नहीं है। तो वो सब चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं इस केस में। और फिर उसके बाद में लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि जब हम बात करते हैं नॉन कंसेंशुअल की, यहाँ पर महिला क्या जो अप्रूवल है वो नहीं था, और माइनर के साथ में होता है तो वो क्राइम होता है। तो बस खाली जैसे हमारे पास में पोक्सो एक्ट काम करता है ना, बच्चे को ऐसे सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने का काम करता है, वैसे यहाँ पर इसको बढ़ा के मैरिड एडल्ट तक अप्लाई कर दो, शादी के बाद भी इसको लागू कर दो कि शादी के बाद में भी ये लॉ है। ठीक है, बस खाली ये इसके फॉर में, इसके सपोर्ट में लोगों के थ्रू बोला गया। फिर काफ़ी लोग यहाँ पर इसके अगेंस्ट में हैं। अगेंस्ट में क्या कहना है कि भाई यहाँ पर ये इसको क्राइम नहीं घोषित करना चाहिए, इससे क्या होगा, जो मैरिज है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, ये मैरिटल रिलेशनशिप डिस्टेबलाइज हो जाएगा, फिर शादी से लोग डरने भी लगेंगे। फिर अब यहाँ पर क्या होगा,
एग्जिस्टिंग लॉज जो है वो सफिशिएंट है। लोगों का कहना यह है भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो किसी के साथ में अगर घर में कोई घरेलू हिंसा हो रही है, डोरी का कोई केस है, ऐसा कुछ है, तो ऐसे सारे बहुत सारे एक्ट हैं जो ऑलरेडी महिला को सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन देते हैं। अब आप यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर एक एक्ट क्यों लेकर आ रहे हैं? और लेकर आओगे तो जैसे आज बहुत सारे एक्ट का मिसयूज भी हो रहा है, वैसे ही कल इनका भी मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्ती गलत इल्ज़ाम में फंसा दिया जाएगा, ठीक है। इससे डिवोर्स हो सकता है, फॉल्स एक्यूजेशन की वजह से कस्टडी केसेस हो सकते हैं। तो ये भी हमें दोनों तरफ सोचना होगा। ये कहना है लोगों का कि मैरिज जो है ट्रेडिशनली शादी में जो ये सेक्सुअल रिलेशंस हैं ये इंक्लूड होते हैं, तो अब यहाँ पर इसको क्रिमिनलाइज कर देना ये कहीं ना कहीं सोशल और कल्चरल नॉर्म्स के अगेंस्ट में हो जाएगा, ये लोगों का कहना है। तो इस वजह से जो हमारा BNS है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें इस चीज़ को मेंटेन रखा गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैरिटल रेप बेसिकली आज इंडिया के अंदर में तो कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है, अभी तक इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है दुनिया में क्या हालात हैं, इसको लेकर जरा ये समझ लेते हैं। देखिए, मैरिटल रेप को काफ़ी सारे देशों में अपराध घोषित किया जा चुका है, क्रिमिनलाइज किया जा चुका है 77 देशों के अंदर में, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसको लेकर अप्रूवल भी मिला हुआ है। मतलब कोई उसके अगेंस्ट क्राइम, मतलब अप्रूवल बेसिकली कोई, मतलब उसको अपराध घोषित नहीं किया हुआ है। तो जब बात करते हैं मैरिटल रेप की, तो आज मैरिटल रेप इलीगल है अमेरिका के अंदर में 51 अमेरिका स्टेट्स के अंदर में, 3 ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स में, न्यूजीलैंड, कनाडा, इजराइल, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सोवियत यूनियन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऐसे बहुत सारे और भी देश हैं जहाँ पर इलीगल है, अपराध है, ठीक है। अब भारत के पास में जो IPC था, इसी में मैरिटल रेप के प्रोविजन थे, इसको बढ़ा के हमने भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड कर दिया। तो ये जो UK था, यूनाइटेड किंगडम, यहीं से यहाँ पे IPC ज़्यादातर आया हुआ है, IPC में सारे प्रोविजन थे, है ना। अब उन्होंने जो UK के अंदर में अगर आप देखोगे तो मैरिटल रेप उन्होंने एक्सेप्शन जो दिया हुआ था वो छोड़ दिया है। अब वहाँ पर भी इसको बेसिकली एज अ क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे अपराध घोषित किया जा चुका है, लेकिन इंडिया में अपराध नहीं है, पाकिस्तान में अपराध नहीं है ना, चाइना में अपराध नहीं है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और है, आप किस तरफ रहेंगे? मैरिटल रेप के मतलब इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, इसको अपराध घोषित कर देना चाहिए, अब इसके सपोर्ट में रहेंगे आप या फिर इसके अगेंस्ट में रहेंगे? ज़रा बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और ठोस रीज़न के साथ में बताना, कुछ ओपिनियन ज़रूर शेयर करना ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सिचुएशन जब इतनी गंभीर हो चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करें कि मैरिटल रेप को रोक दिया जाए? तो बेसिकली कुछ कमेटियाँ आई, जिसमें से एक जया जेटली कमेटी था, और जया जेटली कमेटी के माध्यम से कुछ रिकमेंडेशन शेयर की गई थी। और रिकमेंडेशन में ये बोला गया कि जो मैरिज की एज है, शादी की जो उम्र है महिला की, वो बढ़ा देनी चाहिए, 18 से बढ़ा के 21 कर दो। 21 की उम्र तक यहाँ पर क्या होगा, महिला में अच्छी तरीके से हर एक जानकारी होगी, और यहाँ पर जो नॉन कंसेंशुअल सेक्स है, क्योंकि जब उम्र छोटी होती है तो इतना ज़्यादा कुछ इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, तो वो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है एज ए मैरिटल रेप का। तो जब उम्र बड़ी हो जाएगी, यानी कि 21 के बाद शादी होगी, तो यहाँ पर अपने आप में ही उतना ज़्यादा मैच्योरिटी होगी, ठीक है, ऐसे रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। तो जया जेटली कमेटी ने ये बोला। फिर दूसरा बोला गया कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कर दिया जाए, भारतीय न्याय संहिता को अमेंड कर दो, इसके अंदर बदलाव कर दो, और बदलाव करके जो मैरिटल रेप में सपोर्ट दिया गया है, मतलब इसको अपराध नहीं घोषित किया गया है, ज़रा उसको हटाओ, और यहाँ पे कुछ जो सख्त कानून है वो ऐड कर दो। भले ही यहाँ पर एक पर्टिकुलर तरीके से क्राइम डिक्लेयर मत करो, लेकिन सख्त कानून ऐड कर दो, जिससे इसके अंदर भी यहाँ पर जो लोगों के राइट्स हैं कि वो सेक्स को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, वो राइट्स की जो प्रोटेक्शन है वो होनी चाहिए। इंडिया, UK, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के जितने भी लॉज हैं, जो ये कानून है, इसको स्टडी कर सकता है अपना खुद का मैरिटल रेप लॉ बनाने के लिए। तो दुनिया भर के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके हिसाब से हम चल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। ये कुछ तरीके हैं जिससे मैरिटल रेप को रोका जा सकता है। आई होप आपको यहाँ पर भी क्लैरिटी मिल चुकी है अच्छी तरीके से। तो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर एक चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में से बनेगा, आप रेडी हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब मेंस के पर्सपेक्टिव से एक प्रश्न आपके सामने है, ज़रा मैं ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसका उत्तर आपको लिख के सबमिट करना है। देखो, 2014 में UPSC इस तरीके का क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आज वैसे अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ, क्रिटिकली एनालाइज द आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप इन इंडिया। आपका आर्गूमेंट शेयर करना है फॉर और अगेंस्ट में, ठीक है, कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। फॉर और अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट्स हो सकते हैं वो बताना है, 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखो, 2014 में UPSC ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि हम ये देख पा रहे हैं लगातार सेक्सुअल वायलेंस के
जो केसेस हैं अगेंस्ट वेमेन देश में बढ़ रहे हैं, भले ही इतने सारे प्रोविजन, इतने सारे कानून, उसके बावजूद भी ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ते रहते हैं। तो क्या तरीके हो सकते हैं जैसे जिसके माध्यम से हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सुझाइए। ये 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। आई होप आपको यहाँ पर भी क्लैरिटी मिल चुकी है। ये भी आर्टिकल कवर हो गया है, ये भी कवर हो गया है, बचा ये वाला। आइए इसको भी कवर करते हैं। द साइलेंट क्राइसिस ऑफ रैट होल माइनिंग विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आज के समय पर तो बड़ी प्रॉब्लम है। देखो एक्चुअल में क्या है, राइटर डिस्कस करते हैं रैट होल माइनिंग के बारे में। हाल ही में रैट होल माइनिंग के काफ़ी सारे केसेस आए। मेघालय में क्या होता है, रैट होल माइनिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। अच्छा, ये है क्या? देखो वर्ड है रैट होल। रैट मतलब चूहे का जो बिल होता है ना, वैसा बिल बनाकर माइनिंग की जाती है। माइनिंग मतलब खनन करना। अब माइनिंग किस चीज़ की जा रही है? कोयले की जा रही है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हैजार्डस है, और हैजार्डस होने के साथ साथ आज भी यहाँ पर इस प्रैक्टिस का इतना ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, ज़रा वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको 2-3 फोटोज़ दिखा देता हूँ, ज़रा ये देखिए। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं मेघालय में, यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या फिर आप नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में भी आजकल रैट होल माइनिंग होती है। मेघालय में लंबे समय से हो रही है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रैट होल माइनिंग के ऊपर बैन लगा दिया था। लेकिन बैन लगाने के बावजूद भी जब वो काम हो रहा है, मतलब इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से हो रहा है, तो अवैध तरीके से रैट होल माइनिंग आज भी मेघालय के अंदर में होती है, याद रखिएगा। तो ये आप देख पाएंगे, ऐसे बिल बना दिया जाता है ना। आप जहाँ पर भी कोयला है, ऐसे छोटे छोटे बिल बना के, और इस बिल के अंदर में अब कोई बड़ा तो इंसान जा नहीं सकता, तो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर इसमें बोला जाता है कि आप जाओ और कोयला निकाल के लेकर आना, उसके बदले में आपको इतने रुपये मिलेगा। बच्चों की मजबूरी होती है, पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं ये माइनिंग करने के लिए। कई बार ये जो गुफाएं होती हैं इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, और गहरी होने के बाद में कोई सपोर्ट नहीं देना। क्योंकि अगर आप माइनिंग देखोगे तो माइनिंग करने का एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रोटेक्शन के साथ में होता है। एक तो जिसको भेजा जाएगा अंदर, उसको हर एक प्रकार के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। दूसरी बात, जितनी आप गुफा खोदते चलोगे, ऊपर सपोर्ट लगाते चलते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि ये गुफा गिर जाए, ये होल एकदम से बंद हो जाए, इंसान जो अंदर है वो दब जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये जो बिल होते हैं, होल होते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, और इंसान जो अंदर होता है उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से बताया जाता है रैट होल माइनिंग बहुत डिजास्टरस है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है, ये इंसान की ज़िंदगी के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही साथ में एनवायरमेंट, हमारे वातावरण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे वाटर पल्यूट हो रहा है, और भी बहुत सारे यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, रैट होल माइनिंग एग्जैक्टली है क्या। रैट होल माइनिंग एक इलीगल कोल माइनिंग मेथड है, जहाँ पर अवैध तरीके से कोयले को निकाला जाता है, और ज़्यादातर आज भी भारत के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये पॉपुलर है, जैसे खासकर मेघालय के अंदर में। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक गड्ढा करा और उसके बाद में लोगों को भेजा, और भेजने के बाद में वहाँ से कोयला निकाला जाता है। मेथड क्या है, तरीके क्या है? इस माइनिंग के अंदर में छोटा सा टनल बनाएंगे कोयले को निकालने के लिए, बहुत ही पतला होता है, और कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स या सेफ्टी के मेजर्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। अब इंसान की ज़िंदगी के लिए घातक तो है, क्योंकि यहाँ पे हैजार्डस कंडीशन है। ऐसी गुफा में भेज दिया जहाँ पे डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से, कोई फ्लडिंग हो गई और कोई हवा नहीं है, सांस नहीं आएगी इंसान को, एकदम यहाँ पर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो दिक्कत हो सकती है। और ये ह्यूमन लाइफ के लिए इसलिए भी इम्पैक्ट करता है क्योंकि इसमें चाइल्ड लेबर को भी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इतने छोटे होल में, जैसा मैंने बोला, बच्चों को ज़्यादातर भेजा जाता है, तो बच्चों के लिए डेंजरस कंडीशन है, और रुपए भी बहुत कम दिए जाते हैं। 2018 में एक बार माइन कोलैप्स कर गई थी मेघालय के अंदर, जिसकी वजह से 15 माइनर्स की जान चली गई थी। तो आप समझ सकते हैं ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये एनवायरमेंट के लिए भी घातक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जिस जगह पे माइनिंग होती है वहाँ पे पेड़ों की कटाई की जाती है, पहले कोयला निकाला जाएगा, रखा जाएगा वहाँ पे, इसलिए पेड़ पूरी तरह से काट के साफ कर देते हैं। दूसरी तरफ जो आसपास, क्योंकि अब कोयला निकाला गया है, तो कोयले की स्लरी वगैरह होती है, वो सब बहकर पानी में मिल जाती है। आसपास अगर नदियाँ हैं तो वो नदियाँ पल्यूट हो जाती हैं, और भी दूसरे केमिकल्स यहाँ पे नदियों में मिल जाते हैं। तीसरा, जो मिट्टी है, सॉइल है, वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाती है, मिट्टी का उपजाऊपना खत्म हो जाता है। फिर अब कोयला निकाला है तो कोयला कहीं ना कहीं पर जलेगा, बेचेंगे, कैसे भी बेचेंगे, तो जहाँ पे जलाएंगे वहाँ पे पोल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब है, हर तरीके से निकालने से लेकर कोयले जलाने तक ये एनवायरमेंटल डैमेज के पीछे का कारण बन सकता है। तो इंसान के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, साथ ही साथ में एनवायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है।
तो इसके लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन। 2014 का यहाँ पर केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो रैट होल माइनिंग है मेघालय के अंदर में, इसको डिक्लेयर किया और इसको ये बैन कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मेघालय ने फॉलो नहीं किया और इलीगल तरीके से आज भी माइनिंग होती है। आज हमारे पास में बहुत सारे लॉज हैं, रेगुलेशन है। राइटर बताते हैं काफ़ी सारे नियम हैं जो रैट होल माइनिंग को रोकने की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास में सबसे पहला है MMDR एक्ट 1957 का, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इनइफेक्टिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि छोटे लेवल पर जो माइनिंग हो रही है उसको ये रोक ही नहीं पाता। फिर उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, इसको अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है आज के समय पर। फिर मेघालय माइंस एंड मिनरल पॉलिसी 2012 का नियम हो गया, जिसको इसलिए लेकर आया गया था ताकि माइनिंग को रेगुलेट किया जाएगा, एंड अगेन तब भी रेगुलेट नहीं कर रहे। तो आज जो हमारे पास में लॉज प्रेजेंट हैं, नियम बहुत सारे प्रेजेंट हैं, वो सब फॉलो नहीं हो रहे हैं अच्छे से। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब फिर चैलेंज आता है रेगुलेशन में भी, भाई नियम कानून है लेकिन आप लागू नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, ये दिक्कत है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, रैट होल माइनिंग के केसेस आते रहते हैं, कई बार टनल कोलैप्स हो जाती हैं तो लोगों की जान चली जाती है। मेघालय को काफ़ी बार क्रिटिसाइज किया गया है, क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से बैन नहीं लगा पा रहा रैट होल माइनिंग पे। जब कोई हादसा हो जाता है तो दुनिया भर में, फिर देश भर में खबर फैलती है कि हाँ भाई ये हादसा हो गया। अरे बैन लगा हुआ है उस पर, तब भी आपके स्टेट के अंदर में ये हो पा रही हैं चीज़ें, ज़रा इसको रेगुलेट करिए। फिर एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास में एक बॉडी है जिसको बोलते हैं NGT, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स को इशू कर रखा है, लेकिन वो ऑर्डर्स आज फॉलो नहीं किए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो आज प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लोगों के पास में अगर काम नहीं होगा तो वो कैसा भी काम हो, भाई रोटी कमानी है, कैसा भी काम हो उसको करेंगे। आज आप देख लोगे जो वीडियोज़ है ना, शॉर्ट्स के अंदर वीडियोज़, रील्स में वीडियोज़ देखे होंगे रैट होल माइनिंग के, देख के डर लगता है, लोग इतना ज़्यादा गहराई तक चले जाते हैं, समझ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक तो सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना है, साइंटिफिक तरीके से करिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, इंसान की जान ना जाए। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि माइनिंग होनी भी ज़रूरी है, मिनरल्स की माइनिंग की जाती है आज, लेकिन उसका मेथड होता है, प्रॉपर मैकेनाइज्ड तरीका होता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस होती है, समझ रहे हैं। पहले ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है, फिर उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये सब करना ज़रूरी है, और जितने भी लॉज हैं उसको लागू करना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे रैट होल माइनिंग जो इलीगल तरीके से हो रही है इसको रोका जा सके। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे लिए ये। आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगली खबर हमारे एडिटोरियल सेक्शन पर है, जहाँ पे पंचायती राज मूवमेंट इज इन डिस्ट्रेस करके आर्टिकल प्रेजेंट है। मैं आपको वो आर्टिकल भी दिखाता हूँ, सो डोंट वरी, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा वो आर्टिकल, और इस आर्टिकल की हर एक प्रकार की डिटेल्स ये प्रेजेंट है। चलिए अब राइटर क्या बात करते हैं समझते हैं। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस के बारे में। देखो, भारत के अंदर में सरकार का जो स्ट्रक्चर है, कल मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा ऊपर कौन सी बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट बैठी है। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में लोकल गवर्नमेंट बैठी है। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर काम कर रही है, देश के स्तर पे। स्टेट गवर्नमेंट हर एक राज्य के स्तर पे काम कर रही है। लोकल गवर्नमेंट गांव, हमारे रूरल एरियाज़ जो हैं, ठीक है, जिसके अंदर में आपके पंचायती राज सिस्टम वगैरह आ जाते हैं, वो सब वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहीं पर आता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर। अब आपको पता है हर एक के पास में अपने अपनी पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास में भी अपनी अपनी पावर्स होती हैं। सब साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, पावर्स इनके पास में बटी हुई हैं, इसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। फिर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अगर टैक्स जमा होता है तो टैक्स को डिवैल्यूएट करते हैं, डिवैल्यूएशन किया जाता है ना, यानी टैक्स वो स्टेट्स के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में बांटा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो राज्य सरकारों के पास में रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो फंडिंग प्रोवाइड करवाती हैं अपने पंचायती राज सिस्टम्स के अंदर में, जितनी भी टेयर के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ना, रूरल लेवल पर, विलेज लेवल पर हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इन सबको ये फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। इन सबको पावर्स दी जाती हैं, डिसीजन लेने की पावर मिलती है। तो सबके पास में पावर्स बटी हुई हैं, सरकारें ऐसे बटी हुई हैं, है ना। तो लोकल गवर्नमेंट पर भी यहाँ पर सरकार बैठी है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट पे जो पंचायती राज सिस्टम बैठा है ना, आज हम इसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसका जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे करके कम होता चले जा रहा है। लोग यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हमें इसको पूरी तरह से रिन्यू करना होगा, क्योंकि संविधान में अगर आप देखोगे तो आज से काफ़ी साल पहले 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपको पता है 73वां संशोधन किया गया संविधान में।
और 73वें संशोधन के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, इस पंचायती राज सिस्टम को इसके अंदर में इंक्लूड किया। अब पंचायती राज सिस्टम जब इसके अंदर में आता है, यानी जो गवर्नेंस है और जो पावर है उसको हमने डिसेंट्रलाइज किया। जैसे मैंने आपको बताया, पावर दो तरीके से, एक होती है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन मतलब केवल एक के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में या किसी के हाथ में सारी पावर चले जाना, वो सेंट्रलाइजेशन होता है। इंडिया में हम वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। हम डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते हैं किसी एक के हाथ में पावर्स नहीं होनी चाहिए, वरना वो अपने हिसाब से नचाएगा सभी को। ये पावर्स डिवाइडेड होनी चाहिए, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सबके पास में पावर्स हैं और संविधान इसकी प्रोटेक्शन करता है। तो 73वां संशोधन इसलिए किया था ताकि गांव वाले क्षेत्रों में जो पंचायत सिस्टम है उनके पास में उनकी पावर्स दी जा सके, पावर्स को और डिवाइड किया जा सके, ताकि डेमोक्रेसी जो चीज़ है इसको और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ही सिस्टम लेकर आया गया। अब ये हुआ कैसे, ज़रा ये सुनिएगा। देखो, यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको याद रखना ज़रूरी है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 1992 में लेकर आया गया और इसके तहत पंचायती राज के अंदर में 3 अलग अलग सिस्टम्स को इंक्लूड किया गया। गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत बनाए गए, इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल पर बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट पे अगर आप देखोगे जिला परिषद बनाए गए। ठीक है, तो ये चीज़ें बनकर आई हमारे पास में। अब उसके बाद में इसमें हम लोगों ने क्या किया, रेगुलर इलेक्शंस रखे। तो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं और इनमें रिजर्वेशन रख दिया गया। महिलाओं के लिए 50%, स्टार्टिंग में जब आया था तो 33% ये रखा गया था, बढ़ाकर 50% यहाँ पर ये रिजर्वेशन कर दिया है ना। तो महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पे 50% है। फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सबको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिले, इस चीज़ को इंश्योर किया गया है। फिर यहीं पर हमने स्टेट फिनांस कमीशन बनाया, यानी राज्य सरकार के अंदर में एक कमीशन बनाया गया ताकि राज्य सरकार को ये बार बार बता सके कि कुछ पैसा आपको लोकल गवर्नमेंट को भी देना है, लोकल गवर्नमेंट को भी पावर्स देनी है। इसलिए दोस्तों हमारे पास में जो 11th स्केड्यूल है, 11th स्केड्यूल के अंदर में 29 अलग अलग टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं। वहां पर उस 29 मुद्दे को लेकर पंचायत को भी पावर दी गई है। उस 29 मुद्दों में एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। 29 सेक्टर्स 11 शेड्यूल के अंदर में, ये सब पावर्स पंचायत के पास में आनी चाहिए। इसको इंश्योर करेगा स्टेट। ये बात स्टेट फिनांस कमीशन कहता है कि आपको फंड्स वगैरह देने हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाना है ताकि लोकल गवर्नमेंट को अपनी पावर मिल सके। इससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। इस मुद्दे को लेकर पंचायत अपने एरिया में, अपने गांव में, ये सब मुद्दे पर पंचायत डिसीजन ले सकता है। और उस पंचायत के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, लोगों ने अपने हिसाब से बैठा रखा है। नेशनल लेवल पर अपने हिसाब से केंद्र सरकार को बैठा रखा है। स्टेट गवर्नमेंट में यानी कि राज्य सरकार में लोगों ने अपने हिसाब से बैठा रखा है, यानी कि लोगों के पास में वोटिंग पावर है। ये पावर्स किसी एक के हाथ में नहीं है, समझ रहे हैं। तो वही बोला गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट प्रेजेंट है तो भाई उसको वो ताकत तो दो जो उसको देने की बात की गई है। आज वो कोई ताकत देने की बात करता नहीं है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा बनाने के लिए। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पर अपना रूरल और साथ ही साथ में अर्बन जो डिवाइड है वो बराबर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, राइटर ये बोलते हैं पंचायत सिस्टम भले ही आ तो गए सही, उनको पावर्स देने की बात भी हुई, लेकिन क्या वो पावर्स आज दी जा रही हैं? ऐसा नहीं हो पा रहा है। यही तो चैलेंज है सबसे बड़ा। उस चैलेंज को रिजॉल्व करना है। लेकिन उस चैलेंज को पढ़ने से पहले ज़रा ये भी सुनो, पंचायत आखिरकार ज़रूरी कितने हैं। इन पंचायत के अंदर में आज 14 लाख इलेक्टेड वेमेन, महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने एरिया को। महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो पंचायत इसलिए भी ज़रूरी हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे एमजी नरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इनको गांव के स्तर पे लागू करने के लिए पंचायत ही जिम्मेदार हैं। पंचायत ने ही लागू किया है। तो कुछ स्कीम्स होती हैं वो भी जिम्मेदारी होती है पंचायत की लागू करने की। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ता है। तो इनके अचीवमेंट्स बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पंचायत के पास में जिस तरीके से पावर्स देने की बात होती है वैसी पावर्स नहीं मिल पाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट आज भी पूरी पावर्स पंचायत को नहीं देते और बताया जाता है केवल 20% राज्य आपको देखने को मिलेंगे जिनको केवल और केवल ये 29 सब्जेक्ट्स पे, वही 29 सब्जेक्ट जो 11th शेड्यूल में वो पावर दी गई है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनको ये पावर्स नहीं दी गई हैं। ये बात खुद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की रिपोर्ट बताती है। तो जब आप उनको पावर नहीं दे पा रहे हो, यानी कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते उस मुद्दे पे,
राज्य सरकार कह रही है आपको हम ये पावर नहीं दे रहे, हम लेंगे डिसीजन जहां भी लेना होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपना दबदबा चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते गांव के लेवल पे कोई नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाए, वहां पे मेरा दबदबा खत्म हो जाए। समझ रहे हैं? तो इसके लिए प्रॉब्लम्स ये होती है, फिर पंचायत को क्या करना पड़ता है, ज़बरदस्ती डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वो ये बैठे रहते हैं ऑर्डर आएगा तभी काम होगा, उनके पास में खुद डिसीजन लेने की पावर्स नहीं है, जबकि बात की गई है पावर देने की, लेकिन मिलती नहीं है। फिर पंचायत को पैसा दिया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर अगर आप देखोगे ये दिया जाता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर तो दे रहे हैं, लेकिन जो अनटाइड वाला ट्रांसफर होता है वो रिड्यूस कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, दो तरीके से पैसा दिया जाता है पंचायत को, एक होता है अनटाइड और दूसरा होता है टाइड। दोनों में फर्क क्या है? अनटाइड क्या मतलब क्या होता है, पैसा दे दिया, अब उस पैसे का इस्तेमाल पंचायत अपने हिसाब से करेंगे, जहां जहां पे जरूरत होगी उसके हिसाब से डिसीजन लेने की पावर्स उसी लोकल गवर्नमेंट उसी पंचायत के पास में होगी। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये वाली पावर दी नहीं जाती। जहां पर भी पैसा दिया जाता है तो वो टाइड ग्रांट्स होते हैं, यानी स्पेसिफिक गाइडलाइन दे दी गई है कि जो पैसा दिया भी गया है, अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली है लोकल गवर्नमेंट को, तो उस वो भी यहाँ पर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से खर्चा होगा। स्टेट गवर्नमेंट का दबदबा रहता है, वहाँ पे एक प्रेशर रहता है कि भाई आप ऐसे पैसा नहीं खर्च कर सकते, इसमें एक गाइडलाइन है, इस हिसाब से काम करना है। यानी फ्रीडम तब भी नहीं मिली है लोकल गवर्नमेंट को, तो फ्रीडम तो उनके पास तब भी नहीं है ना। समझ रहे हैं? ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद कुछ स्कीम्स मार्केट में आ जाती हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, जहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर पैसा खर्च कर रहे होते हैं। अगेन लोकल गवर्नमेंट का रोल खत्म हो गया यहां पर। फिर कोई अगर केंद्र सरकार स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया, जिसके तहत हर साल 6,000 रुपये किसानों को देने की बात की गई है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट काम कर रही है ना, ये डायरेक्ट ट्रांसफर का काम हो रहा है, पंचायत का इन्वॉल्वमेंट यहां पे खत्म हो गया। अगेन पंचायत का रोल यहां पर फिर से नहीं है, तो पंचायत फिर नाम ही नाम रह गया, केवल बना के बैठा दिया है, काम खत्म हो गया। ना ही अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, ना ही उनके पास में फ्रीडम है, ना ही उनके पास में कोई ऑटोनॉमी है, तो आपने क्यों बनाया फिर? तो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं हम, क्या वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाकई में इंप्लीमेंट हो रहा है? नहीं। तो राइटर ने इसी चीज पे फोकस किया और ये बोलते हैं इसी वजह से क्या होता है, जो हमें सिचुएशन है वो इंप्रूव करनी होगी। हमें यहां पर सिचुएशन को कैसे इंप्रूव करना होगा, क्योंकि इन सब का असर क्या पड़ेगा, उस लोकल एरिया पे पड़ेगा। पंचायती राज का मूवमेंट अगर वहां पे मजबूत होगा, उनकी एक ऑटोनॉमी होगी, तो अपने हिसाब से वो डेवलपमेंट कर सकेंगे उस एरिया के अंदर में। तो इसी के लेकर रिकमेंडेशन दिए हैं राइटर ने। रिकमेंडेशन ये दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, राज्य सरकारों को जब बोला गया है तो जितने भी 29 के 29 टॉपिक हैं या 29 के 29 पावर्स हैं, ये प्रोवाइड करवानी होगी पंचायत को इस 11 शेड्यूल के अंदर जो ये प्रेजेंट है। और ये भी इंश्योर करना होगा प्रॉपर मात्रा में स्टाफ दिया जाए पंचायत लेवल पे, ताकि अच्छी तरीके से वर्क हो सके। और जो पैसा दो वो अनटाइड ग्रांट्स में आप दिया जाए। अनटाइड ग्रांट्स आप समझ रहे हैं, जहाँ पे पैसा खर्च करने की जो ताकत है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो पंचायत का खुद का हो। ऐसा ना हो आप टाइड ग्रांट्स में दे दें और ये बोलें कि पैसा ऐसे से खर्च होगा, तो उनको पावर्स दी जाए थोड़ी सी। और जो स्कीम्स आज के समय पर आ रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रही है या सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर लागू कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट का रोल बढ़ाना होगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। तभी यहाँ पर जो पंचायत है वो शहर और गांव के क्षेत्रों के बीच का जो ये गैप है इसको कम कर पाएंगे, तभी डेवलपमेंट पे काम हो सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर के माध्यम से ये बात कहनी है और लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन मेंशन किया, इसको आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है और आर्टिकल यानी एडिटोरियल भी क्लियर हो गया, और एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उसके लिए रेडी भी हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, मज़ा आ चुका है। देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था, आज के एडिटोरियल बहुत ज़्यादा शानदार हैं, बहुत ज़्यादा काम के हैं, वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। चलें फिर आज के लिए सेशन में इतना ही है। हाँ, अरे प्रैक्टिस क्वेश्चन तो रह ही गए, कुछ क्वेश्चन हैं, ज़रा उसके आंसर फटाफट दो आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में। अपने अपने कमेंट सेक्शन को ओपन करके रखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो और अभी मैं क्वेश्चन आपके सामने दूंगा, उसका आंसर देना यहाँ पे शुरू करना, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, कहाँ गए, मिल गए, ये रहे यहाँ पर आपके क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में और इसका आंसर दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो 73वां संशोधन किया गया था संविधान में 1992 में, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला,
इसमें यह बोला गया है कि स्टेट फिनांस कमीशन को बनाया जाएगा। स्टेट फिनांस कमीशन को बनाया इसलिए गया है ताकि वो रेकमेंड कर सकें कि कैसे कैसे फंड्स को लोकल गवर्नमेंट को बांटना है। दूसरा, ये जो संशोधन हुआ है ना, इसको लेकर दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसके तहत 3 टियर सिस्टम दिया गया है पंचायती राज को लेकर विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तीसरा बोलता है कि इस संशोधन के माध्यम से 33% सीट्स रिजर्व करी गई हैं महिलाओं के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही है। लिख दो फटाफट आंसर जल्दी से, तब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। हाथों हाथ लिख दिया ना? वीडियो पॉज करो। चलिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। पहला अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हाँ 73वां जो संशोधन है वो उसने ये काम किया है, स्टेट फिनांस कमीशन बनाया ताकि स्टेट फिनांस कमीशन ये बोल सके कहाँ कहाँ पे पैसा लोकल गवर्नमेंट को देना है, किस तरीके से देना है। तो पहला सही है। दूसरा भी सही है कि हाँ 3 टियर सिस्टम बना है पंचायती राज का। पंचायती राज में आप देखोगे विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट तैयार करे गए। तीसरा, 33% यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है महिलाओं के लिए। ऐसा नहीं है, शुरुआत में 33% था लेकिन बाद में इसको 50% कर दिया गया, तो करंट समय पर ये 50% है। आपको पढ़ाया भी था। तो थर्ड गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर है 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, याद रखिएगा, यहां से भी ऐसे डायरेक्ट प्रश्न मिल सकते हैं। विद रेफरेंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो भारत में प्रेजेंट है, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है। बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, जो अनटाइड ग्रांट्स होती है इससे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आराम से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, एक इंसान अपनी प्लानिंग कर सकता है, खुद से कर सकता है उन पैसों के माध्यम से। दूसरा बोलता है कि जो शेयर है अनटाइड ग्रांट्स का वो लगातार बढ़ चुका है। 15th फिनांस कमीशन और 13th फिनांस कमीशन को कंपेयर करें तो अनटाइड ग्रांट्स लगातार बढ़ता चले जा रहा है, यानी पंचायती राज को अनटाइड ग्रांट्स दी जा रही है, वो पैसा दिया जा रहा है, अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा, जो टाइड ग्रांट्स है उसके साथ एक गाइडलाइन आती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर उसको इम्पोज किया जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम होता है, वो पैसा खर्च जाता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अनटाइड ग्रांट्स और टाइड ग्रांट्स के बीच में का फर्क क्या है मैं आपको बता चुका हूं। तो अनटाइड ग्रांट्स क्या करती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है लोकल डिसीजन मेकिंग में, वो सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि अनटाइड ग्रांट्स बढ़ी नहीं घटी हैं, कम कर दिया गया है, तो याली पावर लोगों को कम मिली है, याद रखिएगा। तो दूसरा वाला यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत है। लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हाँ टाइड ग्रांट्स के साथ में एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दी जाती है कि इसके हिसाब से काम करना है, ऐसे ऐसे यहाँ पर काम करना है। तो आपका जो सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का बात करता है ट्रेल गार्ड एआई के बारे में। तो ट्रेल गार्ड एआई हाल ही में न्यूज़ में है, क्योंकि इस ट्रेल गार्ड एआई का इस्तेमाल किया गया है सिमिलीपल टाइगर रिजर्व में। इसके रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट से, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, जो ट्रेल गार्ड एआई है ये क्या करता है? ये एआई इंटरफेरेंस करता है ताकि ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया जा सके। ठीक है। दूसरा, जो ट्रेल गार्ड एआई के जो हमने यूज़ किया है इसमें हाई पावर की ज़रूरत होती है, हाई पावर चाहिए होता है तभी वो ऑपरेट कर पाता है। तीसरा, ये जो इमेजेस हैं, जो एक पिक्चर होता है उसको ये कैप्चर करके तुरंत अपने एंड यूज़र तक भेज देता है। इसमें हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताओ, पता है आपको ट्रेल गार्ड एआई क्या है? इसके तहत हम एआई इनेबल कैमरास की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि हाँ इससे एआई के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या जानवर है, क्या इंसान है और क्या गाड़ी जा रही है आसपास से, है ना। दूसरा, क्या इसमें ज़्यादा पावर चाहिए होती है? नहीं, ज़्यादा पावर नहीं चाहिए होती है, एक बैटरी चाहिए होती है, आपको पता होगा। इसके अंदर बैटरी कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिशन होता है, इमेजेस को जो भेजा जाता है हेडक्वार्टर तक, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं, बैटरी कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, फटाफट इसका आंसर भी लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स आर लोकेटेड विद इन सिमिलीपल टाइगर रिजर्व? इन चारों में से वो कौन कौन से वाटरफॉल्स है जो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के अंदर में लोकेटेड है? पहला दूधसागर फॉल, दूसरा अथिरेपली फॉल, तीसरा बोरही पानी फॉल, चौथा जोरंदा फॉल। लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 and 3 ओनली, बी 2, 3 and 4 ओनली, 3
सी वाला है 1, 3 एंड 4 ओनली, या फिर डी 3 एंड 4 ओनली? बताओ क्या होना चाहिए। दूधसागर फॉल, अथेरेपली फॉल, बोहरेनी फॉल, सॉरी बरहीपनी फॉल एंड जोरंदा फॉल। तो ये बरहीपनी फॉल और जोरंदा फॉल ये दोनों आते हैं सिमिलीपल टाइगर रिजर्व में, पहले दोनों नहीं है, याद रखिएगा। 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी डी वाला सही है। जो आपका दूधसागर फॉल है गोवा में है, अथिरेपली फॉल केरला में है, नाम से आपको पता चल रहा है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, आई होप मज़ा आया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।